नमस्कारम। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आपने कभी ना कभी देखा होगा। इनके द्वारा अभी एक बयान दिया जाता है जो कि एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देता है। इनका जो बयान है वो हुकअप कल्चर की तरफ है कि हुकअप कल्चर कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर ये हुकअप कल्चर बढ़ क्यों रहा है, हुकअप कल्चर कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। साथ में अनिरुद्धाचार्य, ये भी काफ़ी ज़्यादा अपने फनी बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। इनके द्वारा लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर एक बयान दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में हमें कैजुअल रिलेशनशिप, इसके ऊपर भी हमें समझने की जरूरत है। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के हिसाब से, तो ये हमें यूपीएससी के जीएस फर्स्ट जो सोसाइटी का टॉपिक है वहाँ पे हमें ये हेल्प करेगा। हमें सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, जेंडर इक्वलिटी, इन सब के ऊपर बात करनी रहती है। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों के अराउंड हुई है। साथ में हमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को भी साथ में लेके चलना होगा। एंड कल्चरल चेंज वर्सेज मॉडर्निटी, जैसे जैसे मॉडर्निटी आएगी, कल्चर में चेंज आएगा, वो किस हिसाब से अडेप्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेमानंद जी का बयान क्या था, ऐसा क्या इन्होंने बोल दिया कि सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। तो जो वीडियो है वो तो आप इंटरनेट पे जाके ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, पर मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बताऊं तो इन्होंने जो बात बोली, इनसे पूछा गया रिलेशनशिप को लेकर, शादी के बारे में, तो इन्होंने एक बात बोली कि आज के समय में जो यूथ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यवहार में घुस गया है, एक ऐसे कल्चर में चला गया है जहाँ पे वो मल्टीपल रिलेशनशिप रख रहा है। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक बयान दिया जहाँ पे उन्होंने बोला कि आज के समय में 100 में से 2-4 लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो अपने को पवित्र रख पाती हैं, अपने को प्योर रख पाती हैं। तो यहाँ पे जो पूरा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई वो ये जो इन्होंने डाटा दिया, 2 से 4 लड़कियां हैं जो अपने आप को प्योर रख पाती हैं और जो शादी के बाद में भी अपने आप को प्योर रखती हैं। तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई वो इस बयान के ऊपर खड़ी हुई, 2 से 4 लड़कियां। और यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए तो देखिए, प्रेमानंद जी ने जो बात की वो एक सोशल पर्सपेक्टिव से बात देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। पर वहीं पे अगर हम डाटा की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो डाटा दिया गया है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को खड़ा भी करता है और वो कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि अपन 2 से 4 लड़कियां, ये बहुत एक माइनर नंबर है। और अगर अपन आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे भी कि अगर अपन बात करेंगे प्योरिटी को लेकर या फिर बात करेंगे हुकअप कल्चर को लेकर, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि जितनी ज़्यादा लड़के इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है उतनी लड़कियाँ इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रेमानंद जी की, तो इन्होंने जेंडर इक्वलिटी के ऊपर पूरा फोकस किया। इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर बात रखी, बाद में इन्होंने लड़कों के ऊपर भी वैसे कि वैसे ही तंज कसा। लेकिन हुआ क्या कि वो जो लड़कियों वाला बयान था वो ज़्यादा वायरल हो गया, और लड़कों वाला बयान वायरल नहीं हुआ तो इंडिया की बहुत सारी जो फेमिनिज्म का जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया और उनके खिलाफ कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई। अब हमें समझना होगा कि हुकअप कल्चर है क्या। हुकअप कल्चर का सीधा मतलब मैं आपको बताऊं, कमिटमेंट नहीं। कहने का मतलब क्या होता है कि आप आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप मैक्सिमम लोग 18 से 34 ईयर की एज के बीच में होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा अपने आसपास में। होता क्या है, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए कमिटेड होता था, प्यार, लव, जो जिस भी भाषा में आप इसको समझना चाहे वो होता था। आज के समय में क्या हो गया कि लोग इस कल्चर से दूर जा रहे हैं, लोग कमिटमेंट से दूर जा रहे हैं। उनको कमिटमेंट से मतलब नहीं है, दे जस्ट वॉन्ट सम गुड टाइम, वो इंटीमेसी चाहते हैं एंड देन आफ्टर वो भूल जाएंगे। सो ये जो कल्चर डेवलप होता है इसको अपन हुकअप कल्चर के नाम से जानते हैं। अब ये में पहले इस कंट्रोवर्सी को लेकर चलना, जो कि मैंने आपको कंट्रोवर्सी समझा दी कि प्रेमानंद जी की कंट्रोवर्सी क्या है, हुकअप कल्चर क्या है, ये मैंने बताया। अब हम इसको सोशल पर्सपेक्टिव से समझेंगे। एक बार के लिए अनिरुद्धाचार्य, उनका बयान भी देख लेते हैं। उनका जो बयान था, उनका जो रिमार्क था, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि गलत बयान था, क्योंकि इस तरीके से बयान देना मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान रहे जो कि महिलाओं के खिलाफ रहे हैं। जैसे कि अगर अपन बात करेंगे प्रेमानंद जी की, तो इनके बयान मैक्सिमम टाइम आप देखना जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात करते हैं। वो लड़कों के ऊपर भी उतनी बात रखते हैं जितनी लड़कियों के ऊपर रखते हैं। बट अगर अपन बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य, तो उन्होंने सीधी सी बात बोल दी कि एक लड़की 25 साल की उम्र में बहुत जगह पे मुंह मार के आ जाती हैं। तो इस टाइप के जो बयान दिए जाते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर सकते हैं सोसाइटी को। तो इस तरीके से बात रखनी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। साथ में इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को बात रखी कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत कल्चर है। तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। लिव इन रिलेशनशिप, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ में रहेंगे, और अगर आपको लगता है कि सही चल रहा है तो आप उनके साथ में शादी कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे। तो ये इसको अगर समझना है तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे दो मत हो सकते हैं। एक मत ये हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं फैमिली स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियन कल्चर के अंदर जो वैल्यू सिस्टम हमने डिफाइन कर रखे हैं। हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर सीधी सी बात है कि शादी होगी, शादी के बाद में आप फैमिली के साथ में रहोगे और आप लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में अपना दाम्पत्य जीवन साथ में बिताओगे। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ये कहता है कि आप पहले साथ में रहोगे,
और आप इस बात को देखोगे कि आप दोनों के बीच में चल पा रहा है कि नहीं पा रहा। अगर आप लोग दोनों साथ में खुश है तो ओके, अदरवाइज आप दोनों को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो दोनों पर्सपेक्टिव दिख रहे हैं। अगर कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो वो कहना कि अपन को गलत लग सकता है, बट अगर अपन बात करेंगे इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर, सीधी सी बात है कि आपको शादी के बाद में रिश्ता तोड़ना पड़े उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है कि आप शादी से पहले ही उन चीज़ों को समझ लें। तो ये कहना कि कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है और कहना कि ये अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग पॉइंट हो सकता है। अब हमें समझना होगा कि जेंडर इक्वलिटी के ऊपर जो कि मैंने आपको बताया कि इनके जो बयान रहते हैं सामान्यतः वो कहना कि पैट्रियार्की को शो करते हैं। जैसे कि प्रेमानंद जी ने भी एक बात बोली कि 2 से 4 लड़कियां ही होती है जो अपने आप को प्योर रख पाती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि 2 से 4 लड़कियां अगर प्योर रह पा रही हैं तो कितनी ज़्यादा लड़कियां नहीं रह पा रही है? अराउंड 96, यानी कि 96% लड़कियां अगर अपने आप को प्योर नहीं रख पा रही है तो कौन इसके पीछे जिम्मेदार हैं? लड़के खुद? ऐसा तो है नहीं ना कि लड़कियां खुद कहीं ना कहीं जा रही है, लड़के ही तो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हमें जेंडर इक्वलिटी के ऊपर भी बात करनी होगी। ये सारी तो वो बात है जो कि कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है, अपन को इन सारी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। जीएस फर्स्ट। देखिए, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये कल्चर इंडिया का नहीं है, ये कल्चर वेस्टर्न साइड से इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हुआ और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कॉर्पोरेट कल्चर। अगर अपन बात करेंगे पहले के समय में क्या होता था कि लोग अपनी जगह पे रहते थे और अपनी जगह पे रह के वहीं पे शादी करके अपने जीवन को वहीं पे यापन करते थे। पर बात धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग अपनी सिटी को छोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने लगे। वहाँ पे सीधी सी बात है कि वो सिंगल लाइफ को जीने लगे क्योंकि उनको वहाँ पे सिर्फ काम करना होता है। जब वहाँ पे वो रहने लगे तो धीरे धीरे उनको वहाँ पे कोई पार्टनर मिलने लगा और साथ में वो लिव इन की तरह रहने लगे। ज़्यादातर आज के समय में हो क्या रहा है, लोग जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। दे डोंट वांट टू लूज देयर इंडिपेंडेंस। सबको इंडिपेंडेंस पसंद है तो वो चाहते क्या है कि वो साथ में रहे बट वो फैमिली वाला बाउंडेशन ना रहे। तो ये जो कल्चर इंडिया में डेवलप हो रहा है, ये लिव इन कल्चर, हुकअप का कल्चर, ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है। ना अपन समझेंगे हुकअप का कल्चर की पूरी हिस्ट्री को समझेंगे, ये कहाँ से आया, ये कैसे हुकअप कल्चर सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है, उसको अपन समझते हैं। देखिए क्या है कि ये बात कहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, और सही भी लगती है कि इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, मॉडर्निटी ज़रूरी है, चीज़ें अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले? अगर किसी को कुछ करना है तो उनके इंडिविजुअल चॉइस है, तो हमें इसके ऊपर बात नहीं रखनी चाहिए। बट हमें इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस को भी समझना होगा कि कैसे ये फैमिली को इम्पैक्ट कर सकती है, कैसे हमारे ये सोशल पर्सपेक्टिव को इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट उससे पहले देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ सोसाइटी के हिसाब से, ये सब कुछ आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करती है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पे लिखने में हेल्प करते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है तो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जो कि आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगी, आप जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सिविल एस्पिरेंट ऐप की लिंक मिलेगी, आप डायरेक्ट जाके इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे आपको ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ना हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल हुकअप कल्चर की। अगर अपन बात करते हैं तो आज के समय में जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसके जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, गुड़गांव है, नोएडा है, जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर काफ़ी ज़्यादा चला। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब वही जो कंपनी में लोग काम करते हैं उसको, अगर से देसी भाषा में समझाऊँ तो वहाँ पे अराउंड करीब 55% ऐसे यूथ है जो कैजुअल हुकअप को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको सीधी सी बात क्या चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं, ना ब्रेकअप, ना किसी भी तरीके का कोई रोना धोना। दे जस्ट वांट, जब तक साथ है तब तक खुशी से रहेंगे और जब लगता है कि दोनों का नहीं जम रहा है तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये है हुकअप कल्चर। और अगर अपन बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो ये आज के समय में 55% युवा, यानी कि आप समझ रहे हो आधे से ज़्यादा युवा इसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं जेन जी का एक नया ट्रेंड बन चुका है आज के समय में। ये हमारे सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट कर सकता है उसको समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट उससे पहले इस बात को भी समझिएगा, अगर अपन बात करेंगे ना यहाँ पे जेंडर डायमेंशन को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हुकअप कल्चर में मेल ज़्यादा अपने आप को खुश रखते हैं, मेल ज़्यादा इसके अंदर आगे हैं बतौर फीमेल। क्योंकि बयान देने के लिए बहुत आसान होता है कि लड़कियों के ऊपर बयान दिया जा सकता है कि प्योरिटी एंड दिस टाइप ऑफ बहुत सारी चीज़ें बात की जा सकती है। बट अगर अपन कंपेयर करके समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो नशा है ना हुकअप का, ये मेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो हमें इस बात को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हमें ये बात भी समझनी होगी कि इंडिपेंडेंस को कोई व्यक्ति खोना नहीं चाहता, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर घुस जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप हुकअप में रहेंगे तब आपको सीधी सी बात है कि आप दोनों को जो चाहिए वो मिल तो रहा है, पर आपको फैमिली वाला जो बाउंडेशन है वो नहीं मिल रहा है। आपको फैमिली के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप शादी करके साथ में रहते हो तो वहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जब भी आप दोनों के बीच में कुछ नहीं जम रहा है तो आप इजीली एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। जब तक आपको लग रहा है कि हुकअप में क्या है, जब तक आप साथ है तब तक ठीक है, जब आपको लग रहा है छोड़ना है तब छोड़ देते हैं। वो फैमिली बाउंडेशन नहीं रहता है। अगर अपन बात करेंगे हुकअप कल्चर आया कहाँ से, ये 18th सेंचुरी से शुरू हुआ, जो कि आपको एलाइट अमेरिकन फैमिलीज में देखने को मिला। जो ऐसा कॉलेज जहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग जाने लगे थे, वहाँ पे होता क्या था, वहाँ पे लोग सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, पहले क्या होता था कि रिलेशनशिप होता था प्यार के दम पे, पहले प्यार होगा, देन आफ्टर आप शादी करेंगे, देन आफ्टर आपको सेक्सुअल इंटीमेसी आपके बीच में होती थी। एंड नाउ अभी हो क्या रहा है कि जब 18th सेंचुरी में अगर अपन बात करते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पे लोग
एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट होने लग गए। और ये हुकअप कल्चर जो फैल रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कोर रीज़न है वो सेक्सुअल एडिक्शन ही है। लोगों को फिजिकल इंटीमेसी की इतनी ज़्यादा एडिक्शन लग गई है कि लोगों को लग रहा है कि टाइम के साथ में उनको हर बार नया पार्टनर की नीड होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक पार्टनर के साथ में ज़्यादा टाइम तक वो सुखी नहीं रह पाएंगे। ये कल्चर जो शुरू हुआ वो 18th सेंचुरी में अमेरिकन एलाइड कॉलेज से वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पे लोगों को मौका मिला क्योंकि वो अकेले में रहते थे, और कॉलेज में आपको बहुत बार ये मौका मिल जाता है। जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको वो इतनी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है जितनी आप कॉलेज में होते हैं तब आपको मिल जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे जो हुकअप कल्चर है ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइड से मूव होने लगा, यूरोपियन कंट्रीज में मूव होने लगा। एंड देन आफ्टर ये धीरे धीरे अगर अपन बात करेंगे 1930 1960 के तौर पे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एशियन कल्चर की तरफ भी मूव होने लगा। एंड 2010 के आसपास अगर अपन बात करते हो तो ये ट्रेंड इंडिया की तरफ, एशिया की तरफ एक लार्जेस्ट मार्केट के रूप में उभरा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा डेटिंग एप्लीकेशन। इंडिया में अगर अपन बात करेंगे 2010 के बाद में इंडिया में बहुत सारे डेटिंग ऐप आने लगे, जिसके अंदर आपने देखा होगा शादी.com है, बम्बल है, ऐसे बहुत सारे ऐप इंडिया में आने लगे। ये आपको एक वो स्वायत्तता प्रदान करते हैं कि अगर आपको किसी कपल के साथ में रहना है, अगर आपको किसी पार्टनर की नीड है तो वो आपको इजीली प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आपको वो साथी मिलने का जो ऑप्शन है वो इजीली अवेलेबल होने लगा तो ये डेटिंग का कल्चर इंडिया में चलने लगा। तो सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबल रीजन अगर अपन कहेंगे हुकअप कल्चर को फैलने के पीछे तो वो रहा इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटिंग एप्लीकेशन, जो कि आपने इंडिया में बहुत सारे देखे भी होंगे। अगर अपन देखेंगे फ्रीडम वर्सेज लिबर्टी की सोच को भी अगर अपन देखते हैं कि फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में अपन को क्या चीज़ हमें ज़्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं, किसको अपन को ज़्यादा प्रायोरिटी पे देना चाहिए। ऑब्वियसली बात है फ्रीडम बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि अगर अपन हुकअप कल्चर के आगे के कॉन्सिक्वेंस समझते हैं, अगर अपन इसको साइकोलॉजिकल कंसर्न को समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर आप एक टाइम के बाद में, जैसे कि एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, आज के समय में लोगों को बॉडी काउंट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक वो होड़ लगी हुई है। समझते हैं बॉडी काउंट क्या है? ये जो वर्ड है ये आज के समय में जेन जी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बॉडी काउंट का मतलब है कि आपके कितने सेक्सुअल पार्टनर रहे हैं। तो आज के समय में क्या हो गया, लोगों को अपने वो बॉडी काउंट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा एक वो दिलचस्पी है कि मेरे 2 4 5 10 15 20 ऐसे वो पार्टनर बना रहे हैं। ये चीज़ सबसे पहले क्या आपको प्रॉब्लम देगा, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम करेगा वो करेगा साइकोलॉजिकल। होता क्या है कि आप पहले सोचते हो कि एक के साथ में, दो के साथ में, तीन के साथ में, देन आफ्टर आप किसी भी एक व्यक्ति के साथ में लंबे समय तक खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको आदत हो गई है कि किसी के भी साथ में आप एडजस्ट करने के लिए अपने आप को सही नहीं पाते हो। जब आपको पता है कि आपको किसी एक पार्टनर के साथ में रहना है तो आप एडजस्ट करना सीखते हो, और वो आपको एडजस्ट करने की जो आदत है ना वो कहीं ना कहीं रिश्ते को लंबे समय तक चलाती है। अब आपने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है कि अगर जमेगा तो ठीक, नहीं जमेगा तो आप एक दूसरे को छोड़ दोगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके बाद में आपके फैमिली के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को खड़ी करेगा, बहुत ज़्यादा बहस को खड़ी करेगा, और आपके फैमिली के वैल्यू सिस्टम को तोड़ के रख देगा। साथ में अगर अपन बात करेंगे हेल्थ रिस्क को लेकर, इंडिया के अंदर अगर जैसे ये कल्चर बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन काफ़ी पुअर है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये काफ़ी बड़े स्तर पर फैल सकती है। और अगर अपन बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंडिया में मिल रहे हैं, बहुत इजीली मिल रहे हैं, बट लोगों को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ रिस्क को भी इम्पैक्ट करता है। मेंटल रिस्क मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके ऊपर डालता है। एक हुकअप के ऊपर अगर अपन इस बात को भी देखेंगे तो आपको एक बात समझ में और आएगी। होता क्या है कि लोगों के जब ब्रेकअप हो जाते हैं, हुकअप कल्चर को बढ़ावा देने के पीछे एक रीजन ये भी है कि आफ्टर ब्रेकअप लोगों को लगता है कि वो इमोशनल सपोर्ट के बजाय वो फिजिकल सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जाएंगे जहाँ पे वो फिजिकली सेटिस्फाई हो पाएगा तो वो धीरे धीरे अपने पुराने पार्टनर को भूल जाएगा। तो एक जो ब्रेकअप वाला सीन है, एक इमोशनल डैमेज वाला सीन है, वो भी कहीं ना कहीं हुकअप कल्चर को बढ़ाता है। साथ में ऐसा देखा भी गया बहुत सारी जगह पे जहाँ पे अगर कोई लड़की बार में है या फिर कोई लड़का बार में है, दारू पी रहा है, तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो जो कल्चरल रेस्ट्रिक्शन होती है वो कहीं ना कहीं हट जाती है, और वो कल्चरल रेस्ट्रिक्शन हटना कहीं ना कहीं एक हुकअप के कल्चर को बढ़ाने में एक रेस्पॉन्सिबल रीजन बन सकता है। तो ये कहना कि सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ रिस्क है, मेंटल रिस्क है, सेफ्टी कंसर्न है। आज के समय में जो हुकअप कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक हनी ट्रैप का एक शिकार हो सकते हैं। हनी ट्रैप लड़कियां भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। लड़कियों के ऊपर सीधी सी बात है कि आपका कोई भी न्यूडिटी के साथ में कोई वीडियो अगर बना के आपसे पैसों के रूप में भी आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकता है। लड़कों को भी इस चीज़ के ऊपर हनी ट्रैप करके फंसाया जा सकता है। और सोशल इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आइसोलेशन। लोग अपने आप को सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दूर कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है सोसाइटी कई काम की नहीं है, वो अकेले खुश हैं। हमें इस बात को समझना होगा, ये जो सोसाइटी है ना इसमें लाख कमियाँ होगी। हमें सोसाइटी को बहुत कमियों के साथ में हमने इसको अडेप्ट किया, बहुत कमियों से चल रही है, पर हमें इस बात को समझना होगा ये सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारे रेस्ट्रिक्शन को बढ़ाती है, और ये रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं हमें इंसान बनाए रखती है। ज़्यादा इंडिपेंडेंस क्या होगा, आपका फैमिली वैल्यू सिस्टम टूट जाएगा, और जब आपका फैमिली वैल्यू सिस्टम टूटेगा ना तो आप एक टाइम के बाद में आप अपने आप को इतना अकेला पाओगे, इतना अकेला पाओगे कि एट द एंड आप
खुश नहीं रह पाओगे, आपको मेंटल हेल्थ में एट द एंड दुखी आप फील कर पाओगे। होता क्या है कि आप शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हो कि हाँ भाई ठीक है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बट एक टाइम ऐसा भी आएगा ना, जब आपको आपके शरीर के अंदर से हार्मोन्स खत्म हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि अब आपको सच में एक इमोशनल पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि सेक्सुअल नीड एक टाइम तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद में आपको जरूरत होती है एक एक इमोशनल पार्टनर की, और इमोशनल पार्टनर तब मिलेगा नहीं, और तब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती हैं। तो हमें इन सारे पर्सपेक्टिव को एक बार के लिए समझना होगा कि इमोशनल डैमेज जो बाद में होगा वो कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। ओवरऑल जो पूरा इस वीडियो का एक ही इंटेंशन था कि जो गॉप कल्चर है वो सोसाइटी को कैसे बर्बाद कर रहा है। साथ में हमें ये भी समझना होगा कि अगर कोई भी सदगुरु या फिर कोई भी गुरु कथावाचक अगर ऐसा किसी भी बयान को देता है, तो हमें उनको भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वो जेंडर इक्वलिटी को साथ में लेके चले। और एक बात, प्योरिटी, ये प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग जगह से डिफाइन हो सकता है। सेक्सुअलिटी मुझे नहीं लगता कि प्योरिटी के साथ में कनेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति सेक्सुअली प्योर है एंड मेंटली वो दिमाग से बहुत ज़्यादा गलत सोच को रख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एक अलग तरीके से डायमेंशन को पैदा करता है। ठीक है, तो हमें आज भी जो हमारे इंडिया की एक सोच है वर्जिनिटी एंड प्योरिटी, इन चीज़ों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको वर्जिनिटी एक साथ में तोड़ के आगे बढ़ जाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वर्जिनिटी को प्योरिटी के साथ में रखना एक कहीं ना कहीं फैमिली के संबंध को तोड़ने के बराबर होता है। और ऐसा बहुत सारी जगह पे देखने को मिला है कि जहाँ पे वर्जिनिटी का एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मिथ है सेक्स एजुकेशन को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिमाग में चलती है और उनको लगता है कि वो वर्जिन नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ चलते हैं जो कि आपको पहले से पता होंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो फिर अपने पार्टनर के ऊपर पूरी उम्र भर वो शक करता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं फैमिली वैल्यू सिस्टम को तोड़ती हैं। आई होप यहाँ पे मैंने एक बैलेंस पर्सपेक्टिव लेके चलने की कोशिश की। साथ में मैंने आपको बताया फ्री कोर्स को लेकर, अगर आपको आंसर राइटिंग को लेकर फ्री कोर्स की नीड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।